12। रात को गोबर झुनिया के साथ चला तो ऐसा काँप रहा था जैसे उसकी नाक कट गई हो। झुनिया को देखते ही सारे गांव में कोहराम मच जाएगा, लोग चारों ओर से कैसी हाय हाय मचाएंगे। धनिया कितनी गालियां देगी, यह सोच सोचकर उसके पांव पीछे रह जाते थे। होरी को तो उसे भय न था, वह केवल एक बार दहाड़ेगा फिर शांत हो जाएगा। डर था धनिया का, जहर खाने लगेगी, घर में आग लगाने लगेगी। नहीं, इस वक्त वह झुनिया के साथ घर नहीं जा सकता। लेकिन कहीं धनिया ने झुनिया को घर में घुसने ही न दिया और झाड़ू लेकर मारने दौड़ी तो वह बेचारी कहाँ जाएगी। अपने घर तो लौट नहीं सकती, कहीं कुएं में कूद पड़े या गले में फांसी लगा ले तो क्या होगा। उसने लंबी सांस ली, किसकी शरण ले। मगर अम्मा इतनी निर्दय नहीं कि मारने दौड़े। क्रोध में दो चार गालियां देंगी, लेकिन जब झुनिया उनके पांव पकड़कर रोने लगेगी तो उन्हें ज़रूर दया आ जाएगी। तब तक वह खुद कहीं छिपा रहेगा। जब उपद्रव शांत हो जाएगा तब वह एक दिन धीरे से आएगा और अम्मा को मना लेगा। अगर इस बीच उसे कहीं मजदूरी मिल जाए और दो चार रुपए लेकर घर लौटे तो फिर धनिया का मुंह बंद हो जाएगा। झुनिया बोली, मेरी छाती धक धक कर रही है। क्या मैं जानती थी तुम मेरे गले यह रोग मर दोगे। न जाने किस बुरी साइट में तुमको देखा। न तुम गाय लेने आते, न यह सब कुछ होता। तुम आगे आगे जा कर जो कुछ कहना सुनना हो कह सुन लेना, मैं पीछे से जाऊंगी। गोबर ने कहा, नहीं नहीं, पहले तुम जाना और कहना मैं बाजार से सौदा बेच कर घर जा रही थी। रात हो गई है, अब कैसे जाऊं, तब तक मैं आ जाऊंगा। झुनिया चिंतित मन से कहा, तुम्हारी अम्मा बड़ी गुस्सैल है, मेरा जी तो कांपता है, कहीं मुझे मारने लगे तो क्या करूंगी। गोबर ने धीरज दिलाया, अम्मा की आदत ऐसी नहीं, हम लोगों तक को तो कभी एक तमाचा मारा नहीं, तुम्हें क्या मारेगी। उनको जो कुछ कहना होगा मुझसे कहेंगी, तुमसे तो बोलेंगी भी नहीं। गांव समीप आ गया। गोबर ने ठिठक कर कहा, अब तुम जाओ। झुनिया ने अनुरोध किया, तुम भी देर न करना। नहीं नहीं, क्षण भर में आता हूँ, तो चल तो। मेरा जी न जाने कैसे हो रहा है, तुम्हारे ऊपर क्रोध आता है। तुम इतना डरती क्यों हो, मैं तो आ ही रहा हूँ। इससे तो कहीं अच्छा था कि किसी दूसरी जगह भाग चलते। जब अपना घर है तो कहीं क्यों भागे। तुम नाहक डर रही हो, जल्दी से आओगे ना। हाँ हाँ, अभी आता हूँ। मुझसे दगा तो नहीं कर रहे हो, मुझे घर भेजकर आप कहीं चलते बनो। इतना नीच नहीं हूँ जूना, जब तेरी बाह पकड़ी है तो मरते दम तक निभाऊंगा। झुनिया घर की ओर चली। गोबर एक क्षण दुविधा में पड़ा खड़ा रहा। फिर एकाएक सर पर मंडराने वाले धिक्कार की कल्पना भयंकर रूप धारण करके उसके सामने खड़ी हो गई। कहीं सचमुच अम्मा मारने दौड़े तो क्या होगा। उसके पांव जैसे धरती से चिमट गए। उसके और उसके घर के बीच केवल आमों का छोटा सा बाग था। झुनिया की काली परछाई धीरे धीरे जाती हुई दिख रही थी। उसकी ज्ञानेंद्रियां बहुत तेज हो गई थी। उसके कानों में ऐसी भनक पड़ी जैसे अम्मा झुनिया को गाली दे रही है। उसके मन की कुछ ऐसी दशा हो रही थी मानो सर पर गंडासे का हाथ पड़ने वाला हो, देह का सारा रक्त सूख गया हो। एक क्षण के बाद उसने देखा जैसे धनिया घर से निकल कर कहीं जा रही हो। दादा के पास जाती होगी। शायद दादा खा पी कर मटर अगोरने चले गए हैं। वह मटर के खेत की ओर चला। जो गेहूं के खेतों को रोनता हुआ वह इस तरह भागा जा रहा था मानो पीछे दौड़ आ रही है। वह है दादा की मड़ैया। वह रुक गया और दबे पांव आकर मड़ैया के पीछे बैठ गया। उसका अनुमान ठीक निकला। वह पहुंचा ही था कि धनिया की बोली सुनाई दी। ओह, गजब हो गया। अम्मा इतनी कठोर है, एक अनाथ लड़की पर इन्हें तनिक भी दया नहीं आती। और जो मैं सामने जाकर फटकार दूं कि तुमको झुनिया से बोलने का कोई मजाल नहीं, तो सारी सेखी निकल जाए। अच्छा, दादा भी बिगड़ रहे हैं। केले के लिए आज ठिकरा भी तेज हो गया। मैं ज़रा अदब करता हूँ, उसी का फल है। यह तो दादा भी वहीं जा रहे हैं। अगर झुनिया को इन्होंने मारा पीटा तो मुझसे ना सहा जाएगा। भगवान, अब तुम्हारा ही भरोसा है। मैं ना जानता था इस विपत्ति में जान फंसेगी। झुनिया मुझे अपने मन में कितना धूर्त, कायर और नीच समझ रही होगी, मगर उसे मार कैसे सकते हैं, घर से निकाल भी कैसे सकते हैं। क्या घर में मेरा हिस्सा नहीं। अगर झुनिया पर किसी ने हाथ उठाया तो आज महाभारत हो जाएगा। माँ बाप जब तक लड़कों की रक्षा करें तब तक माँ बाप, जब उनमें ममता ही नहीं है तो कैसे माँ बाप। होरी जो मड़ैया से निकला, गोबर भी दबे पांव धीरे धीरे पीछे चला। लेकिन द्वार पर प्रकाश देखकर उसके पांव बंध गए। उस प्रकाश रेखा के अंदर वह पांव न रख सकता। वह अंधेरे में ही दीवार से चिमट कर खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया,
हाय, बेचारी झुनिया पर निरपराध ये लोग झल्ला रहे हैं और वह कुछ नहीं कर सकता। उसने खेल खेल में जो एक चिंगारी फेंक दी थी वह सारे खलियान को भस्म कर देगी, यह उसने न समझा था। और अब इसमें इतना साहस न था कि सामने आकर कहे, हाँ, मैंने चिंगारी फेंकी थी। जिन टिकोनों से उसने अपने मन को संभाला था वे सब इस भूकंप के नीचे आ रहे और वह झोपड़ा नीचे गिर पड़ा। वह पीछे लौटा। अब वह झुनिया को क्या मुंह दिखाए। वह 100 कदम चला, पर इस तरह जैसे कोई सिपाही मैदान से भागे। उसने जुनिया से प्रीति और विवाह की जो बातें की थी वह सब याद आने लगी। वह अभिसार की मीठी स्मृतियां याद आई, जब वह अपने उन्मत्त उच्छ्वासों में, अपनी नशीले चितवनों में मानो अपने प्राण निकालकर उसके चरणों पर रख देता था। जुनिया किसी वियोगी पक्ष की भांति अपने छोटे से घोंसले में एकांत जीवन काट रही थी। वहाँ नर का मत आग्रह न था, न वह उद्दीप्त उल्लास, न शावकों की मीठी आवाज़ें, मगर बहेलिये का जाल और छल भी तो वहाँ न था। गोबर ने उसके एकांत घोंसले में जाकर उसे कुछ आनंद पहुँचाया या नहीं कौन जाने, पर उसे विपत्ति में डाल ही दिया। वह संभल गया। भागता हुआ सिपाही मानो अपने एक साथी का बढ़ावा सुनकर पीछे लौट पड़ा। उसने द्वार पर आकर देखा तो किवाड़ बंद हो गए थे। किवाड़ के दरवाज़ों से प्रकाश की रेखाएं बाहर निकल रही थी। उसने एक दरार से अंदर झाँका। धनिया और झुनिया बैठी हुई थी। होरी खड़ा था। झुनिया की सिसकियाँ सुनाई दे रही थी और धनिया उसे समझा रही थी, बेटी, तू चलकर घर में बैठ, मैं तेरे काका और भाइयों को देख लूँगी। जब तक हम जीते हैं किसी बात की चिंता नहीं। हमारे रहते कोई तुझे तिरछी आंख देख भी न सकेगा। गोबर गदगद हो गया। आज वह किसी लायक होता तो दादा और अम्मा को सोने से मढ़ देता और कहता, अब तुम कुछ परवाह न करो, आराम से बैठ खाओ और जितना दान पुण्य करना चाहो करो। झुनिया के प्रति अब उसे कोई शंका नहीं है। वह उसे जो आश्रय देना चाहता था वह मिल गया। झुनिया उसे दगाबाज समझती है तो समझे। वह तो अब तभी घर आएगा जब वह पैसे के बल से सारे गांव का मुंह बंद कर सके और दादा और मम्मा उसे कुल का कलंक न समझकर कुल का तिलक समझे। मन पर जितना ही गहरा आघात होता है उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही गहरी होती है। इस अपकीर्ति और कलंक ने गोबर के अंतःस्तर को मत कर वह रत्न निकाल लिया जो अभी तक छिपा पड़ा था। आज पहली बार उसे अपने दायित्व का ज्ञान हुआ और उसके साथ ही संकल्प भी। अब तक वह कम से कम काम करना और ज़्यादा से ज़्यादा खाना अपना हक समझता था। उसके मन में कभी ये विचार ही न उठा कि घर वालों के साथ उसका भी कुछ कर्तव्य है। आज माता पिता की उदात्त क्षमा ने जैसे उसके हृदय में प्रकाश डाल दिया। जब धनिया और जुनिया भीतर चली गई तो वह होरी की उस मड़ैया में जा बैठा और भविष्य के मंसूबे बांधने लगा। शहर के बेलदारों को 5-6 आने रोज़ मिलते हैं, यह उसने सुन रखा था। अगर उसे 6 आने रोज़ मिले और वह 1 आने में गुजर कर ले तो 5 आने रोज़ बच जाए। महीने में 10 रुपये होते हैं और साल भर में 125। वह 125 की थैली लेकर घर आए तो किसकी मजाल है जो उसके सामने मुंह खोल सके। यही दाता दीन और यही पटेसरी आकर उसकी हाँ में हाँ मिलाएं और झुनिया तो मारे गर्व फूल जाए। 2-4 साल वह इसी तरह कमाता रहे तो सारे घर का दलिद्दर मिट जाए। अभी तो सारे घर की कमाई भी 125 नहीं होती। अब वह अकेला 125 कमाएगा। यही तो लोग कहेंगे कि मजूरी करता है। कहने दो, मजूरी करना कोई पाप तो नहीं और सदा 6 आने थोड़े मिलेंगे। जैसे जैसे वह काम में होशियार होगा मजूरी भी तो बढ़ेगी। तो वह दादा से कहेगा, अब तुम घर में बैठकर भगवान का भजन करो, इस खेती में जान खपाने के सिवा और क्या रखा है। सबसे पहले वह एक पछाई गाय लाएगा जो 4-5 सेर दूध देगी और दादा से कहेगा, तुम गौ माता की सेवा करो, इससे तुम्हारा लोक भी बनेगा परलोक भी। और क्या, 1 आने में उसका गुजर आराम से न होगा। घर द्वार लेकर क्या करना है, किसी के ओसरे में पड़ा रहेगा। सैकड़ों मंदिर हैं, धर्मशाले हैं, और फिर जिसकी वह मजूरी करेगा क्या वह उसे रहने के लिए जगह न देगा। आटा रुपये का 10 सेर आता है, 1 आने में 2.5 पाव हुआ। 1 आने का तो वह आटा ही खा जाएगा। लकड़ी, दाल, नमक, साग, यह सब कहाँ से आएंगे। दोनों जून के लिए सेर भर तो आटा ही चाहिए। ओह, खाने की तो कुछ न पूछो। मुट्ठी भर चने में भी काम चल सकता है। हलवा और पूरी खाकर भी काम चल सकता है। जैसी कमाई हो वह आधा सेर आटा खाकर दिन भर मज़े से काम कर सकता है। इधर उधर से उपले चुन लिए, लकड़ी का काम चल गया। कभी 1 पैसे की दाल ले ली, कभी आलू भून कर भुर्ता बना लिया। यहाँ दिन काटना है कि चैन करना है,
पत्तल पर आटा गूंथा, उपलों पर बाटियां सेकी, आलू भूनकर भुर्ता बनाया और मज़े से खाकर सो रहे। घर ही पर कौन दोनों जून रोटी मिलती है, 1 जून तो चबेना ही मिलता है, वहाँ भी 1 जून चबेना पर काटेंगे। उसे शंका हुई, अगर कभी मजूरी ना मिली तो वह क्या करेगा? मगर मजूरी क्यों न मिलेगी? जब वह जी तोड़कर काम करेगा तो 100 आदमी उसे बुलाएंगे। काम सबको प्यारा होता है, चाम नहीं प्यारा होता। यहाँ भी तो सूखा पड़ता है, पाला गिरता है, ऊख में दीमक लगते हैं, जौ में गेरुई लगती है, सरसों में लाही लग जाती है। उसे रात को काम किया मिल जाएगा तो उसे भी न छोड़ेंगे। दिन भर मजूरी की, रात कहीं चौकीदारी कर लेगा, 2 आने भी रात के काम में मिल जाएं तो चांदी है। जब वह लौटेगा तो सबके लिए साड़ियाँ लाएगा, झुनिया के लिए हाथ के कंगन ज़रूर बनवाएगा और दादा के लिए एक मुड़ासा लाएगा। इन्हीं मन मोदकों का स्वाद लेते हुए वह सो गया, लेकिन ठंड में नींद कहाँ। किसी तरह रात काटी और तड़के उठकर लखनऊ की सड़क पकड़ ली। 20 कोस ही तो है, सांझ तक पहुंच जाएगा। गांव का कौन आदमी वहां आता जाता है और वह अपना ठिकाना ही क्यों लिखेगा? नहीं, दादा दूसरे ही दिन सर पर सवार हो जाएंगे। उसे कुछ पछतावा था तो यही कि जुनिया से क्यों न साफ साफ कह दिया, अभी तू घर जा, मैं थोड़े दिनों में कुछ कमा कर लौटूंगा। लेकिन तो वह घर जाती ही क्यों, कहती मैं भी तुम्हारे साथ लौटूंगी। उसे वह कहाँ कहाँ बांधे फिरता। दिन चढ़ने लगा, रात को कुछ न खाया था, भूख मालूम होने लगी, पाँव लड़खड़ाने लगे। कहीं बैठकर दम लेने की इच्छा होती थी, बिना कुछ पेट में डाले अब वह नहीं चल सकता। लेकिन पास एक पैसा भी नहीं। सड़क के किनारे झड़बेरियों के झाड़ थे, उसने थोड़े से बेर तोड़ लिए और उधर को बहलाता हुआ चला। एक गांव में गुड़ पकने की सुगंध आई, अब मन न माना। कोल्हाड़ में जाकर लोटा डोर मांगा और पानी भरकर चुल्लू से पीने बैठा कि एक किसान ने कहा, अरे भाई, क्या निराला ही पानी पियोगे? थोड़ा सा मीठा खा लो। अब की और चला ले कोलू और बना ले खांड। अगले साल तक मिल तैयार हो जाएगी, सारी ऊख खड़ी बिक जाएगी। गुड़ और खांड के भाव चीनी मिलेगी तो हमारा गुड़ कौन लेगा? उसने एक कटोरे में गुड़ की कई पिंडियाँ ला कर दी। गोबर ने गुड़ खाया, पानी पिया, तंबाकू तो पीते होंगे। गोबर ने बहाना किया, अभी चिल्म नहीं पीता। बूढ़े ने प्रसन्न होकर कहा, बड़ा अच्छा करते हो भैया, बुरा रोग है, एक बेर पकड़ ले तो जिंदगी भर नहीं छोड़ता। इंजन को कोयला पानी भी मिल गया, चाल तेज हुई। जाड़ी के दिन न जाने कब दोपहर हो गया। एक जगह देखा, एक युवती एक वृक्ष के नीचे पति से सत्याग्रह किए बैठी थी। पति सामने खड़ा उसे मना रहा था। 2-4 राहगीर तमाशा देखने खड़े हो गए थे। गोबर भी खड़ा हो गया। मान लीला से रोचक और कौन जीवन नाटक होगा। युवती ने पति की ओर घूर कर कहा, मैं न जाऊंगी, न जाऊंगी, न जाऊंगी। पुरुष ने जैसे अल्टीमेटम दिया, न जाएगी, न जाऊंगी, न जाएगी, न जाऊंगी। पुरुष ने उसके केश पकड़कर घसीटना शुरू किया। युवती भूमि पर लौट गई। पुरुष ने हार के कहा, मैं फिर कहता हूँ, उठकर चल। स्त्री ने उसी दृढ़ता से कहा, मैं तेरे घर 7 जन्म न जाऊंगी, बोटी बोटी काट डाल। मैं तेरा गला काट लूँगा तो फांसी पाओगे। पुरुष ने उसके केश छोड़ दिए और सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। पुरुषत्व अपने चरम सीमा तक पहुंच गया, उसके आगे अब उसका कोई बस नहीं है। एक क्षण में वह फिर खड़ा हुआ और परास्त होकर बोला, आखिर तू क्या चाहती है? युवती भी उठ बैठी और निश्चल भाव से बोली, मैं यही चाहती हूँ, तू मुझे छोड़ दे। कुछ मुँह से कहेगी, क्या बात है? मेरे माई बाप को क्यों गाली दे? मेरे माई बाप को कोई क्यों गाली दे? किसने गाली दी तेरे माई बाप को? जाकर अपने घर में पूछ। चलेगी तभी तो पूछूंगा। तू क्या पूछेगा? कुछ दम भी है? जाकर अम्मा के आंचल में मुंह ढांककर सो। वह तेरी माँ होगी, मेरी कोई नहीं। तू उसकी गालियाँ सुन, मैं क्यों सुनूं? 1 रोटी खाती हूँ तो 4 रोटी का काम करती हूँ, क्यों किसी की धौंस सहूं? मैं तेरा एक पीतल का छल्ला भी तो नहीं जानती। राहगीरों को इस कलह में अभिनय का आनंद आ रहा था, मगर उसके जल्द समाप्त होने की कोई आशा न थी। मंजिल खोटी होती थी। एक एक करके लोग खिसकने लगे। गोबर को पुरुष की निर्दयता बुरी लग रही थी। भीड़ के सामने तो कुछ न कह सका था। मैदान खाली हुआ तो बोला, भाई, मर्द और औरत के बीच में बोलना तो न चाहिए, मगर इतनी बेदर्दी भी तो अच्छी नहीं होती। पुरुष ने कोड़ी की सी आंख निकाल कर कहा, तुम कौन हो? गोबर ने निशंक भाव से कहा, मैं कोई हूँ, लेकिन अनुचित बात देखकर सभी को बुरा लगता है। पुरुष ने सर हिलाकर कहा, मालूम होता है अभी मेहरिया नहीं आई, तभी इतना दर्द है।
मेहरिया आएगी तो भी उसके झोटे पकड़ कर न खींचूंगा। अच्छा तो अपने रहा लो, मेरी औरत है, मैं उसे मारूंगा काटूंगा, तुम कौन होते हो बोलने वाले? चले जाओ सीधे से, यहाँ मत खड़े हो। गोबर का गरम खूर और गर्म हो गया। क्यों वह चला जाए? सड़क सरकार की है, किसी के बाप की नहीं। वह जब तक चाहे वहाँ खड़ा रह सकता है, वहाँ से उसे हटाने का किसी को अधिकार नहीं। पुरुष ने होठ चबाकर कहा, तो तुम न जाओगे? आऊं? गोबर ने अंगोछा कमर में बांध लिया और समर के लिए तैयार होकर बोला, तुम आओ या ना आओ, मैं तो तभी जाऊंगा जब मेरी इच्छा होगी। तो मालूम होता है हाथ पैर तुड़ा के जाओगे। यह कौन जानता है किसके हाथ पांव टूटेंगे। तो तुम ना जाओगे? ना। पुरुष मुट्ठी बांधकर गोबर की ओर झपटा। उसी क्षण युवती ने उसकी धोती पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींचती हुई गोबर से बोली, तुम क्यों लड़ाई करने पर उतारू हो रहे हो जी? अपनी राह क्यों नहीं जानते? यहाँ कोई तमाशा है? हमारा आपस का झगड़ा है। कभी वह मुझे मारता है, कभी मैं उसे डांटती हूँ। तुमसे मतलब? गोबर यह धिक्कार पाकर चलता बना। दिल में कहा, यह औरत मार खाने की ही लायक है। गोबर आगे निकल गया तो युवती ने पति को डांटा, तुम सबसे लड़ने क्यों लगते हो? उसने कौन सी बुरी बात कही थी कि तुम्हें चोट लग गई? बुरा काम करोगे तो दुनिया बुरा कहेगी ही, मगर है किसी भले घर का और अपने बिरादरी का ही जान पड़ता है। क्यों उसे अपने बहन के लिए नहीं ठीक कर लेते? पति ने संदेह के स्वर में कहा, क्या अब तक कुंवारा बैठा होगा? तो पूछ ही क्यों न लो। पुरुष ने 10 कदम दौड़कर गोबर को आवाज दी और हाथ से ठहर जाने का इशारा किया। गोबर ने समझा शायद फिर इसके सर भूत सवार हुआ, तभी ललकार रहा है, मार खाए बगैर न मानेगा। अपने गांव में कुत्ता भी शेर हो जाता है, लेकिन आने दो। लेकिन उसके मुख पर समर की ललकार न थी, मैत्री का निमंत्रण था। उसके गांव और नाम और जात पूछी। गोबर ने ठीक ठाक बता दिया। उस पुरुष का नाम कोदई था। कोदई ने मुस्कुराकर कहा, हम दोनों में लड़ाई होते होते बची। तुम चले आए तो मैंने सोचा तुमने ठीक ही कहा। मैं हक ना हक तुमसे तन बैठा। कुछ खेती बाड़ी घर में होती है ना? गोबर ने बताया, उसके मारूसी 5 बीघे खेत हैं और एक हल की खेती होती है। मैं तुम्हें जो भला बुरा कहा उसकी माफ़ी दे दो भाई। क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है। औरत गुण सहुर में लक्ष्मी है, मुदा कभी कभी न जाने कौन सा भूत इस पर सवार हो जाता है। अब तुम ही बताओ, माता पर मेरा क्या बस है? जन्म तो उन्हीं ने दिया है, पाला पोसा तो उन्होंने है। जब कोई बात होगी तो मैं जो कुछ कहूँगा लुगाई ही से कहूँगा, उस पर अपना बस है। तुम ही सोचो, मैं कुबत तो नहीं कह रहा हूँ। हाँ, मुझे उसके बाल पकड़कर घसीटना न था, लेकिन औरत जात बिना कुछ ताड़ न दिए काबू में भी तो नहीं रहती। चाहती है माँ से अलग हो जाऊं। तुम ही सोचो, कैसे अलग हो जाऊं और किससे अलग हो जाऊं? अपनी माँ से, जिसने जन्म दिया, या मुझसे ना होगा? औरत रहे या जाए। गोबर को भी राय बदलनी पड़ी। बोला, माता का आदर करना तो सबका धर्म ही है भाई। माता से कौन उऋण हो सकता है? कोदई ने उसे अपने घर चलने का न्योता दिया। आज वह किसी तरह लखनऊ नहीं पहुंच सकता। कोस 2 कोस जाते जाते सांझ हो जाएगी। रात को कहीं टिकना ही पड़ेगा। गोबर ने विनोद किया, लुगाई मान गई? न मानेगी तो क्या करेगी? मुझे तो उसने ऐसी फटकार बताई कि मैं लजा गया। वह खुद पछता रही है। चलो ज़रा माता जी को समझा देना, मुझे तो कुछ कहते नहीं बनता। उन्हें भी सोचना चाहिए कि बहू को बाप माई की गाली क्यों देती है। हमारी भी बहन है, 4 दिन में उसकी सगाई हो जाएगी। उसकी सास हमें गालियाँ देगी तो उससे सुना न जाएगा। सब दोष लुगाई ही का नहीं है, माता का भी दोष है। जब हर बात में वह अपनी बेटी का पक्ष करेगी तो हमें बुरा लगेगा ही। इसमें इतनी बात अच्छी है कि घर से रूठ कर चली जाए, पर गाली का जवाब गाली से नहीं देती। गोबर को रात के लिए कोई ठिकाना चाहिए था। कोदई के साथ हो लिया। दोनों फिर उसी जगह आए जहाँ युवती बैठी हुई थी। अब वह गृहिणी बन गई थी, जरा सा घूंघट निकाल लिया था और लजाने लगी थी। कोदई ने मुस्कुराकर कहा, यह तो आते ही न थे। कहते थे ऐसी डांट सुनने के बाद उनके घर कैसे जाएं। युवती ने घूंघट की आड़ से गोबर को देखकर कहा, इतनी ही डांट में डर गए? लुगाई आ जाएगी तब कहाँ भागोगे? गांव समीप ही था। गांव क्या था, पुरवा था, 10-12 घरों का, जिसमें आधे खपरैल के थे, आधे फूस के। कोदई ने अपने घर पहुंचकर खाट निकाली, उस पर एक दरी डाल दी, शरबत बनाने को कह चिलम भर लाया और एक क्षण में वही युवती लोटे में शरबत लेकर आई और गोबर को पानी का एक छींटा मारकर मानो क्षमा मांग ली। वह अब उसका नंदोई हो रहा था, फिर क्यों ना अभी से छेड़छाड़ शुरू कर दे।
भाग 13। गोबर अंधेरे ही मुंह उठा और कोदई से विदा मांगी। सबको मालूम हो गया था कि उसका ब्याह हो चुका है, इसीलिए उससे कोई विवाह संबंधी चर्चा नहीं की। उसके शील स्वभाव ने सारे घर को मुग्ध कर लिया था। कोदई की माता को तो उसने ऐसे मीठे शब्दों में और अपने मातृपद की रक्षा करते हुए ऐसे उपदेश दिया कि उसने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। तुम बड़ी हो माताजी, पूज्य हो। पुत्र माता की ऋण से 100 जन्म लेकर भी उऋण नहीं हो सकता, लाख जन्म लेकर भी उऋण नहीं हो सकता, करोड़ जन्म लेकर भी उऋण नहीं हो सकता। बुढ़िया इस संख्यातीत श्रद्धा पर गदगद हो गई। इसके बाद गोबर ने जो कुछ कहा उसमें बुढ़िया को अपना मंगल ही दिखाई दिया। वैद्य एक बार रोगी को चंगा कर दे, फिर रोगी उसके हाथों विष भी खुशी से पी लेगा। अब जैसे आज ही बहू घर से रूठ कर चली गई तो किसकी हेठी हुई, बहू को कौन जानता है, किसकी लड़की है, किसकी नातिन है, कौन जानता है। संभव है उसका बाप घसियारा ही रहा हो। बुढ़िया ने निश्चयात्मक भाव से कहा, घसियारा तो है ही बेटा, पक्का घसियारा। सवेरे उसका मुंह देख लो तो दिन भर पानी न मिले। गोबर बोला, तो ऐसे आदमी की क्या हंसी हो सकती है। हंसी हुई तुम्हारी और तुम्हारे आदमी की। जिसने पूछा यही पूछा कि किसकी बहू है, फिर यह भी लड़की है, अबोध अल्हड़, नीच माता पिता की लड़की है, अच्छी कहाँ से बन जाए। तुमको तो बूढ़े तोते को राम राम पढ़ाना पड़ेगा, मारने से तो वह पढ़ेगा नहीं, उसे तो सहज स्नेह ही से पढ़ाया जा सकता है। ताड़ना भी दो लेकिन उसके मुंह मत लगो, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, तुम्हारा अपमान होता है। जब गोबर चढ़ने लगे तो बुढ़िया ने खांड और सत्तू मिलाकर उसे खाने को दिया। गांव के और कई आदमी मजूरी की टोह में शहर जा रहे थे। बातचीत में रास्ता कट गया और 9 बजते बजते सब लोग अमीनाबाद के बाजार में आ पहुंचे। गोबर हैरान था, इतने आदमी नगर में कहाँ से आ गए। आदमी पर आदमी गिरा पड़ता है। उस दिन बाजार में 400-500 मजदूरों से कम न थे। राज और बढ़ई, लोहार और बेलदार और खाट बुनने वाले और टोकरी ढोने वाले संगत राज सभी जमा थे। गोबर यही जमघट देखकर निराश हो गया। इतने सारे मजदूरों को कहाँ काम मिला जाता है और उसके हाथ तो कोई औजार भी नहीं। कोई क्या जानेगा कि वह क्या काम कर सकता है। कोई उसे क्यों रखने लगा, बिना औजार के उसे कौन पूछेगा। धीरे धीरे एक एक करके मजदूरों को काम मिलता जा रहा था। कुछ लोग निराश होकर घर लौटे जा रहे थे। अधिकतर वह बूढ़े और निकम्मे बच रहे थे जिनका कोई पूछतर न था, और उन्हीं में गोबर भी था, लेकिन अभी आज उसके पास खाने को है, कोई गम नहीं। सहसा मिर्ज़ा खुर्शेद ने मजदूरों के बीच में आकर ऊंची आवाज़ में कहा, जिसको 6 आने रोज़ पर काम करना हो वो मेरे साथ आए। सबको 6 आने मिलेंगे, 5 बजे छुट्टी मिलेगी। 10-5 राजों और बढ़इयों को छोड़कर सबके सब उनके साथ चलने को तैयार हो गए। 400 फटे हालों की एक विशाल सेना सज गई। आगे मिर्जा थे, कंधों पर मोटा सोटा रखे हुए, पीछे भूखमरों की लंबी कतार थी जैसे भेड़े हों। एक बूढ़े ने मिर्जा से पूछा, कौन काम करना है मालिक। मिर्जा ने जो काम बतलाया उस पर सब और भी चकित हो गए। केवल एक कबड्डी खेलना, यह कैसा आदमी है जो कबड्डी खेलने के 6 आना रोज दे रहा है। सनकी तो नहीं है कोई। बहुत धन पाकर आदमी सनक ही जाता है। बहुत पढ़ लेने से भी आदमी पागल हो जाते हैं। कुछ लोगों को संदेह होने लगा, कहीं यह कोई मखौल तो नहीं है। यहाँ से घर पर ले जाकर कह दे कोई काम नहीं तो कौन इसका क्या कर लेगा। वह चाहे कबड्डी खिलाए, चाहे आंख मिचोली, चाहे गुल्ली डंडा, मजूरी पेशगी दे दे। ऐसे झक्कड़ आदमी का क्या भरोसा। गोबर ने डरते डरते कहा, मालिक हमारे पास कुछ खाने को नहीं है, पैसे मिल जाएं तो कुछ लेकर खा लूं। मिर्ज़ा ने झट से 6 आने पैसे उसके हाथ में रख दिए और ललकार कर बोले, मजूरी सबको चलते चलते पेशगी दे दी जाएगी, इसकी चिंता मत करो। मिर्ज़ा साहब ने शहर के बाहर थोड़ी सी ज़मीन ले रखी थी। मज़दूरों ने जाकर देखा तो एक बड़ा अहाता घिरा हुआ था और उसके अंदर केवल एक छोटी सी फूस की झोपड़ी थी जिसमें 3-4 कुर्सियाँ थी, एक मेज, थोड़ी सी किताबें मेज़ पर रखी हुई थी। झोपड़ी बेलों और लताओं से ढकी हुई बहुत सुंदर लगती थी। अहाते में एक तरफ आम और नींबू और अमरूद के पौधे लगे हुए थे, दूसरी तरफ कुछ फूल। बड़ा हिस्सा परती था। मिर्ज़ा ने सबको कतार में खड़ा करके पहले ही मजूरी बांट दी। अब किसी को उनके पागलपन में संदेह न था। गोबर पैसे पहले ही पा चुका था। मिर्ज़ा ने उसे बुलाकर पौधे सींचने का काम सौंपा। उसे कबड्डी खेलने को ना मिलेगी, मन में ऐठ कर रह गया। इन बुड्ढों को उठा उठा कर पटकता, लेकिन कोई परवाह नहीं, बहुत कबड्डी खेल चुका है। पैसे तो पूरे मिल गए।
आज युगों के बाद इन ज़राग्रस्तों को कबड्डी खेलने का सौभाग्य मिला। अधिकतर तो ऐसे थे जिन्हें याद भी ना आता था कि कभी कबड्डी खेली है या नहीं। दिन भर शहर में पिसते थे, पहर रात गए घर पहुंचते थे और जो कुछ रूखा मिल जाता खाकर पड़े रहते थे। प्रातःकाल फिर वही चरखा शुरू हो जाता। जीवन निरस निरानंद केवल एक ढर्रा मात्र हो गया। आज तो एक यह अवसर मिला तो बूढ़े भी जवान हो गए। अधमरे बूढ़े ठठरियाँ लिए, मुंह में दांत न पेट में आत, जांग के ऊपर धोतियाँ या तहमत चढ़ाए ताल ठोक ठोक कर उछल रहे थे, मानो उन बूढ़ी हड्डियों में जवानी धस पड़ी हो। चटपट पाली बन गई, दो नायक बन गए, गोइयां का चुनाव होने लगा और 12 बजते बजते खेल शुरू हो गया। जाड़ों की ठंडी धूप ऐसी क्रीड़ाओं के लिए आदर्श ऋतु है। इधर अहाते में फाटक पर मिर्ज़ा साहब तमाशियों को टिकट बांट रहे थे। उन पर इस तरह कोई न कोई सनक हमेशा सवार रहती थी। अमीरों से पैसा लेकर गरीबों को बांट देना, इस बूढ़ी कबड्डी का विज्ञापन कई दिनों से हो रहा था। बड़े बड़े पोस्टर चिपकाए गए थे, नोटिस बांटे गए थे। यह खेल अपने ढंग का निराला होगा, बिल्कुल अभूतपूर्व। भारत के बूढ़े आज भी कैसे पौधे हैं जिन्हें यह देखना हो, आए और अपने आंखें तृप्त कर लिए। जिसने यह तमाशा न देखा वह पछताएगा, ऐसा सुअवसर फिर न मिलेगा। टिकट 10 रुपये से लेकर 2 आने तक के थे। 3 बजते बजते सारा अहाता भर गया। मोटरों और फिटनों का तांता लगा हुआ था। 2000 से कम की भीड़ न थी। रईसों के लिए कुर्सियों और बेंचों का इंतजाम था, साधारण जनता के लिए साफ सुथरी जमीन। मिस मालती, मेहता, खन्ना, तनखा और राय साहब सभी विराजमान थे। खेल शुरू हुआ तो मिर्ज़ा ने मेहता से कहा, आइए डॉक्टर साहब, एक गोई हमारी और आपकी हो जाए। मिस मालती बोली, फिलोसफर का जोड़ फिलोसफर ही से हो सकता है। मिर्ज़ा ने मूँछों पर दाव देकर कहा, तो क्या आप समझती हैं मैं फिलोसफर नहीं हूँ? मेरे पास पुछल्ला नहीं है, लेकिन हूँ मैं फिलोसफर। आप मेरा इम्तिहान ले सकते हैं मेहता जी। मालती ने पूछा, अच्छा बताइए, आप आइडियलिस्ट हैं या मटेरियलिस्ट? मैं दोनों हूँ। यह क्यों कर? बहुत अच्छी तरह। जब जैसा मौका दिखा वैसा बन गया। तो आपका अपना कोई निश्चय नहीं है? जिस बात का आज तक कभी निश्चय न हुआ और न कभी होगा, उसका निश्चय मैं भला क्या कर सकता हूँ? और लोग आंखें फोड़ कर और किताबें चाट कर जिस नतीजे पर पहुँचते हैं, वहाँ मैं यूं ही पहुँच गया। आप बता सकती हैं किसी फिलोसफर ने अकली गद्दे लड़ाने के सिवाय और कुछ किया है? डॉक्टर मेहता ने अचकन के बटन खोलते हुए कहा, तो चलिए हमारी और आपकी हो ही जाए, और कोई माने या न माने मैं आपको फिलोसफर मानता हूँ। मिर्ज़ा ने खन्ना से पूछा, आपके लिए भी कोई जोड़ ठीक करूं? मालती ने पुचकार दिया, हाँ हाँ, इन्हें ज़रूर ले जाइए मिस्टर तनखा के साथ। खन्ना झेपते हुए बोले, जी नहीं, मुझे क्षमा कीजिए। मिर्ज़ा ने राय साहब से पूछा, आपके लिए कोई जोड़ लाऊं? राय साहब बोले, मेरा जोड़ तो ओंकार नाथ का है, मगर वह आज नज़र ही नहीं आते। मिर्ज़ा और मेहता भी देह केवल जांघिया पहने हुए मैदान में पहुँचे। एक इधर दूसरा उधर खेल शुरू हो गया। जनता बूढ़े कुलेलों पर हंसती थी, तालियां बजाती, गालियां देती, ललकारती थी, बाजियां लगाती थी। वाह, ज़रा इन बूढ़े बाबा को देखो, किस शान से जा रहे हैं, जैसे सबको मार कर ही लौटेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ से भी उन्हें के बड़े भाई निकले। दोनों कैसे पैंतरे बदल रहे हैं। इन हइयों में अभी बहुत जान है भाई। इन लोगों ने जितना घी खाया है उतना अब हमें पानी भी मयस्सर नहीं। लोग कहते हैं भारत धनी हो रहा है। होता होगा। हम तो यही देखते हैं कि इन बुढ़ों जैसे जीवट के जवान भी आज मुश्किल से निकलेंगे। वह उधर वाले बूढ़े न इन्हें दबोच लिया। बेचारा छूट निकलने के लिए कितना जोर मार रहा है, मगर अब नहीं जा सकते। बच्चा एक को 3 लिपट गए। इस तरह लोग अपनी दिलचस्पी जाहिर कर रहे थे। उनका सारा ध्यान मैदान की ओर था। खिलाड़ियों के आघात प्रतिघात, उछल कूद, धर पकड़ और उनके मरने जीने में तन्मय हो रहे थे। कभी चारों तरफ से कह कहे पड़ते, कभी कोई अन्याय या धांधली देखकर लोग छोड़ दो का गुल मचाते। कुछ लोग तैश में आकर पाली की तरफ दौड़ते, लेकिन जो थोड़े से सज्जन शामियाने में ऊंचे दर्जे की टिकट लेकर बैठे थे, उन्हें इस खेल में विशेष आनंद न मिल रहा था। वे इससे अधिक महत्व की बातें कर रहे थे। खन्ना ने जिंजर का ग्लास खाली करके सिगार सुलगाया और राय साहब से बोले, मैंने आपसे कह दिया, बैंक इससे कम सूद पर किसी तरह राज़ी ना होगा, और यह रियायत भी मैंने आपके साथ की है, क्योंकि आपके साथ घर का मुआमला है।
राय साहब ने मूंछों में मुस्कुराहट को लपेट कर कहा, आपकी नीति में घर वालों को ही उल्टे छुरे से हलाल करना चाहिए। यह आप क्या फरमा रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ। सूर्य प्रताप सिंह से आपने केवल 7% लिया है, मुझसे 9% मांग रहे हैं। उस पर एहसान भी नहीं रखते, क्यों न हो? खन्ना ने कहा मारा, मानो यह कथन हंसने के ही योग्य था। उन शर्तों पर मैं आपसे भी वही सूद ले लूँगा। हमने उनकी जायदाद रेहन रख ली है और शायद यह जायदाद फिर उनके हाथ न जाएगी। मैं भी अपनी कोई जायदाद निकाल दूंगा। 9% देने से यह कहीं अच्छा है कि फालतू जायदाद अलग कर दूं। मेरी जैक्सन रोड वाली कोठी आप निकलवा लें, कमीशन ले लीजिएगा। उस कोठी का सुबीते से निकलना ज़रा मुश्किल है। आप जानते हैं वह जगह बस्ती से कितनी दूर है, मगर खैर देखूंगा। आप उसकी कीमत का क्या अंदाज़ा करते हैं? राय साहब ने 1,25,000 बताए। 15 बीघे ज़मीन भी तो है उसके साथ। खन्ना स्तंभित हो गए। बोले, आप आज से 15 साल पहले का स्वप्न देख रहे हैं राय साहब। आपको मालूम होना चाहिए कि इधर जायदादों के मूल्य में 50% की कमी हो गई है। राय साहब ने बुरा मानकर कहा, जी नहीं, 15 साल पहले उसकी कीमत 1.5 लाख थी। मैं खरीदार की तलाश में रहूँगा, मगर मेरा कमीशन 5% होगा आपसे। औरों से शायद 10% हो। क्यों? क्या करोगे इतने रुपए लेकर? आप जो चाहे दीजिएगा। अब तो राज़ी हुए। शुगर के हिस्से अभी तक आपने न खरीदे, अब बहुत थोड़े से हिस्से बच रहे हैं। हाथ मलते रह जाइएगा। इंश्योरेंस की पॉलिसी भी आप न ली। आप में टाल मटोल की बुरी आदत है। जब अपने लाभ की बातों का इतना टाल मटोल है, तब दूसरों को आप लोगों से क्या लाभ हो सकता है? इसी से कहते हैं रियायत आदमी की अकल चढ़ जाती है। मेरा बस चले तो मैं ताल्लुकदारों की रियायतें जब्त कर लूँ। मिस्टर तनख्वाह मालती पर जाल फेंक रहे थे। मालती ने साफ कह दिया था कि वह इलेक्शन के झमेले में नहीं पड़ना चाहती, पर तनख्वाह आसानी से हार मानने वाला व्यक्ति न था। आकर खूनियों के बल मेज़ पर टिक कर बोले, आप ज़रा उस मामले पर विचार करें। मैं कहता हूँ ऐसा मौका शायद आपको फिर ना मिले। रानी साहब, चंदा को आपके मुकाबले में रुपये में एक आना भी चांस नहीं। मेरी इच्छा केवल यह है कि काउंसिल में ऐसे लोग जाएं जिन्होंने जीवन में कुछ अनुभव प्राप्त किया हो और जनता की कुछ सेवा की हो। जिस महिला ने भोग विलास के सिवाय कुछ जाना ही नहीं, जिसने जनता को हमेशा अपनी कार का पेट्रोल समझा, जिसकी सबसे मूल्यवान सेवा वे पार्टियां हैं जो वह गवर्नर और सेक्रेटरी को दिया करती है, उनके लिए इस काउंसिल में स्थान नहीं है। नई काउंसिल में बहुत कुछ अधिकार प्रतिनिधियों के हाथ में होगा और मैं नहीं चाहता कि वह अधिकार अनाधिकारियों के हाथ में चला जाए। मालती ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा, लेकिन साहब, मेरे पास 10-20 हज़ार इलेक्शन पर खर्च करने के लिए कहाँ है? रानी साहब तो 2-4 लाख खर्च कर सकती हैं। मुझे भी साल में 1,500 रुपये उनसे मिल जाते हैं। यह रकम भी हाथ से निकल जाएगी। पहले आप यह बात दे कि आप जाना चाहती हैं या नहीं। जाना तो चाहती हूँ, मगर फ्री पास मिल जाए तो यह मेरा ज़िम्मा रहा। आपको फ्री पास मिल जाएगा। जी नहीं, क्षमा कीजिए, मैं हार की ज़िल्लत नहीं उठाना चाहती। जब रानी साहब रुपये की थैलियाँ खोल देंगी और एक एक वोट पर अशर्फी चढ़ने लगेगी, तो शायद आप भी उधर वोट देंगे। आपके ख्याल में इलेक्शन महज रुपयों से जीता जा सकता है? जी नहीं, व्यक्ति भी एक चीज़ है। लेकिन मैंने केवल एक बार जेल जाने के सिवाय और क्या जन सेवा की है। और सच पूछिए तो उस बार भी मैं अपने मतलब ही से गई थी, उसी तरह जैसे राय साहब और खन्ना गए थे। इस नई सभ्यता का आधार धन है। विद्या और सेवा और कुल जाति सब धन के सामने हेज है। कभी कभी इतिहास में ऐसे अवसर आ जाते हैं जब धन को आंदोलनों के सामने नीचा देखना पड़ता है, मगर इसे अपवाद समझिए। मैं अपनी ही बात कहती हूँ। कोई गरीब औरत दवा खाने में आ जाती है तो घंटों उससे बोलती तक नहीं, पर कोई महिला कार पर आ गई तो द्वार तक जाकर उसका स्वागत करती हूँ और उसकी ऐसी उपासना करती हूँ मानो साक्षात देवी हो। मेरा और रानी साहब का कोई मुकाबला नहीं। जिस तरह के काउंसिल बन रहे हैं, उनके लिए रानी साहब ही ज़्यादा उपयुक्त हैं। उधर मैदान में मेहता की टीम कमज़ोर पड़ी जाती थी। आधे से ज़्यादा खिलाड़ी मर चुके थे। मेहता ने अपने जीवन में कभी कबड्डी न खेली थी। मिर्ज़ा इस फ़न के उस्ताद थे। मेहता की तातलियाँ अभिनय के अभ्यास में कटती थी। रूप भरने में वह अच्छों को चकित कर देते थे और मिर्ज़ा के लिए सारी दिलचस्पी अखाड़े में थी, पहलवानों के भी और परियों के भी।
मालती का ध्यान उधर भी लगा हुआ था। उठकर राय साहब से बोली, मेहता की पार्टी तो बुरी तरह पिट रही है। राय साहब और खन्ना में इंश्योरेंस की बातें हो रही थी। राय साहब उस प्रसंग से उबे हुए मालूम होते थे। मालती ने मानो उन्हें एक बंधन से मुक्त कर दिया। उठकर बोले, जी हाँ, पिट तो रही है। मिर्जा पक्का खिलाड़ी है। मेहता को यह क्या सनक सूझी, व्यर्थ अपनी भद करा रहे हैं। इसमें काहे की भद, दिल लगी ही तो है। मेहता की तरफ से जो बाहर निकला है वही मर जाता है। एक क्षण के बाद उसने पूछा कि इस खेल में हाफ टाइम नहीं होता। खन्ना को शरारत सूझी, बोले, आप चले थे मिर्जा से मुकाबला करने, समझते थे यह भी फिलॉसफी है। मैं पूछती हूँ, इस खेल में हाफ टाइम नहीं होता। खन्ना ने फिर चिढ़ाया, अब खेल ही खत्म हुआ जाता है। मज़ा आएगा तब जब मिर्ज़ा मेहता को दबोच कर रगेड़ेंगे और मेहता साहब ची बोलेंगे। मैं तुमसे नहीं पूछती, राय साहब से पूछती हूँ। राय साहब बोले, इस खेल में हाफ टाइम एक ही एक आदमी तो सामने आता है। अच्छा, मेहता का एक आदमी और मर गया। खन्ना बोले, आप देखती रहिए, इसी तरह सब मर जाएंगे और आखिर में मेहता साहब भी मरेंगे। मालती जल गई। आपकी तो हिम्मत न पड़ी बाहर निकलने की। मैं गवारों के खेल नहीं खेलता, मेरे लिए टेनिस है। टेनिस में भी तो मैं तुम्हें सैकड़ों गेम दे चुकी हूँ। आपसे जीतने का दावा ही कब है? अगर दावा हो तो मैं तैयार हूँ। मालती उन्हें फटका कर बताकर फिर अपनी जगह पर आ बैठी। किसी को मेहता से हमदर्दी नहीं है। कोई यह नहीं कहता कि अब खेल खत्म कर दिया जाए। मेहता भी अजीब बुद्धू आदमी है। कुछ धांधली क्यों नहीं कर बैठते? यहाँ भी अपनी न्यायप्रियता दिखा रहे हैं। अभी हार कर लौटेंगे तो चारों तरफ से तालियां पड़ेंगी। अब शायद 20 आदमी उनकी तरफ और होंगे और लोग कितने खुश हो रहे हैं। ज्यों-ज्यों अंत समीप आता जाता था, लोग अधीर हो जाते थे और पाली की तरफ बढ़ते जाते थे। रस्सी का जो एक कटघरा सा बनाया गया था वह तोड़ दिया गया। स्वयंसेवक रोकने की चेष्टा कर रहे थे, पर उस उत्सुकता के उन्माद में उनकी एक न चलती थी। यहाँ तक कि ज्वार अंतिम बिंदु तक आ पहुंचा और मेहता अकेले बच गए और अब उन्हें गूंगे का पार्ट खेलना पड़ा। अब सारा दारमदार उन्हीं पर है। अगर वह बचकर अपनी पाली में लौट आते तो उनका पक्ष बचता नहीं। हार का सारा अपमान और लज्जा लिए उन्हें लौटना पड़ता। वह दूसरे पक्ष के जितने आदमियों को छूकर अपनी पाली में आएंगे वह सब मर जाएंगे और उतने ही आदमी उनकी तरफ जी उठेंगे। सबकी आंखें मेहता की ओर लग गई। वह मेहता चले। जनता ने चारों ओर से आकर पाली को घेर लिया। तन्मयता अपनी पराकाष्ठा पर थी। मेहता कितने शांत भाव से शत्रुओं की ओर जा रहे हैं। उनकी प्रत्येक गति जनता पर प्रतिबिंबित हो जाती है। किसी की गर्दन टेढ़ी हुई जाती, कोई आगे को झुक पड़ता। वातावरण गर्म हो गया। पारा ज्वाला बिंदु पर आ पहुंचा। मेहता शत्रु दल में घुसे, दल पीछे हटता जाता। उनका संगठन इतना दृढ़ है कि मेहता की पकड़ या स्पर्श में कोई नहीं आ रहा था। बहुतों की को आशा थी कि मेहता कम से कम अपने पक्ष के 10-5 आदमियों को तो जिला ही लेंगे। वे निराश होते जा रहे थे। सहसा मिर्ज़ा एक छलांग मारते हैं और मेहता की कमर पकड़ लेते हैं। मेहता अपने को छुड़ाने के लिए जोर मार रहे हैं। मिर्ज़ा को पाली की तरफ खींच लिए आ रहे हैं। लोग उन्मत्त होते जाते हैं। अब इसका पता चलना मुश्किल है कि कौन खिलाड़ी है, कौन तमाशाई। सब एक में गड़बड़ हो गए। मिर्ज़ा और मेहता में मल्ल युद्ध हो रहा था। मिर्ज़ा के कई बूढ़े मेहता की तरफ लपके और उनसे लिपट गए। मेहता ज़मीन पर चुपचाप पड़े हुए हैं। अगर वह किसी तरह खींच खांच कर 2 हाथ और ले जाएं तो उनके 50 आदमी जी उठते हैं, मगर वह 1 इंच भी नहीं खिसक सकते। मिर्ज़ा उनकी गर्दन पर बैठे हुए हैं। मेहता का मुख लाल हो रहा है, आंखें बीर बहुटी बनी हुई हैं और पसीना टपक रहा है और मिर्ज़ा अपने स्थूल शरीर का भार लिए उनके पीठ पर हुमच रहे हैं। मालती ने समीप जाकर उत्तेजित स्वर में कहा, मिर्ज़ा खुर्शीद, यह फेयर नहीं, बाजी ड्रॉन रही। खुर्शीद ने मेहता की गर्दन पर एक घस्सा लगाकर कहा, जब तक यह ची न बोलेंगे मैं हरगिज़ न छोड़ूंगा। क्यों नहीं ची बोलते? मालती और आगे बढ़ी। ची बुलाने के लिए आप इतनी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मिर्ज़ा ने मेहता की पीठ पर हुमच कर कहा, बेशक कर सकता हूँ। आप इनसे कहें कि ची बोले, मैं अभी उठा जाता हूँ। मेहता ने एक बार फिर उठने की चेष्टा की, पर मिर्ज़ा ने उनकी गर्दन दबा दी। मालती ने उनका हाथ पकड़कर घसीटने की कोशिश करके कहा, यह खेल नहीं, अदावत है। अदावत ही सही,
आप ना छोड़ेंगे। उसी वक्त जैसे कोई भूकंप आ गया। मिर्ज़ा साहब ज़मीन पर पड़े हुए थे। मेहता दौड़े हुए पाली की ओर भागे जा रहे थे और हज़ारों आदमी पागलों की तरह टोपियां और पगड़ियां और छल्लियां उछाल रहे थे। कैसे यह काया पलट हुई, कोई समझ न सका। मिर्ज़ा ने मेहता को गोद में उठा लिया और लिए हुए शामियाने तक आए। प्रत्येक मुख पर यह शब्द थे, डॉक्टर साहब ने बाजी मार ली। और प्रत्येक आदमी इस हारी हुई बाजी के एक बारगी पलट जाने पर विस्मित था। सभी मेहता के जीवट और दम और धैर्य का बखान कर रहे थे। मजदूरों के लिए पहले से नारंगियां मंगा ली गई थी। उन्हें एक एक नारंगी देकर विदा किया गया। शामियाने में मेहमानों के चाय पानी का आयोजन था। मेहता और मिर्ज़ा एक ही मेज़ पर आमने सामने बैठे। मालती मेहता के बगल में बैठी। मेहता ने कहा, मुझे आज एक नया अनुभव हुआ। महिला की सहानुभूति हार को जीत बना सकती है। मिर्ज़ा ने मालती की ओर देखा। अच्छा, यह बात थी। जभी तो मुझे हैरत हो रही थी कि आप एकाएक कैसे ऊपर आ गए। मालती शर्म से लाल हुई जाती थी, बोली, आप बड़े बेमुरवत आदमी हैं मिर्ज़ा जी, मुझे आज मालूम हुआ। कसूर इनका था, यह क्यों ची नहीं बोलते। मैं तो ची न बोलता, चाहे आप मेरी जान ही ले लेते। कुछ देर मित्रों में गपशप होती रही। फिर धन्यवाद के और मुबारकबाद के भाषण हुए और मेहमान लोग विदा हुए। मालती को भी एक विजिट करनी थी, वह भी चली गई। केवल मेहता और मिर्ज़ा रह गए। उन्हें अभी स्नान करना था। मिट्टी में सने हुए थे, कपड़े कैसे पहनते। गोबर पानी खींच लाया और दोनों दोस्त नहाने लगे। मिर्ज़ा ने पूछा, शादी कब तक होगी। मेहता ने अजंबे में आकर पूछा, किसकी। आपकी। मेरी शादी किसके साथ हो रही है। वाह, आप तो ऐसा उड़ रहे हैं गोया यह भी छिपाने की बात है। नहीं नहीं, मैं सच सच कहता हूँ, मुझे बिल्कुल खबर नहीं। क्या मेरी शादी होने जा रही है। और आप क्या समझते हैं मिस मालती आपकी कंपेनियन बनकर रहेंगी। मेहता गंभीर भाव से बोले, आपका ख्याल बिल्कुल गलत है मिर्ज़ा जी। मिस मालती हसीन हैं, खुशमिजाज हैं, समझदार हैं, रोशन ख्याल हैं। और भी उनमें कितनी खूबियाँ हैं। लेकिन मैं अपने जीवन संगनी में जो बात देखना चाहता हूँ वह उनमें नहीं है और न शायद हो सकती है। मेरे जहन में औरत वफ़ा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेज़बानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। देह पुरुष की रहती है पर आत्मा स्त्री की होती है। आप कहेंगे मर्द अपने को क्यों नहीं मिटाता, औरत ही से इसकी आशा क्यों करता है। मर्द में वह सामर्थ्य ही नहीं। वह अपने को मिटाएगा तो शून्य हो जाएगा। वह किसी खो में जा बैठेगा और सर्वात्मा में मिल जाने का स्वप्न देखेगा। वह तेज प्रधान जीव है और अहंकार में यह समझकर कि वह ज्ञान का पुतला है, सीधा ईश्वर में लीन होने की कल्पना किया करता है। स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान, शांति संपन्न और सहिष्णु है। पुरुष में नारी के गुण आ जाते तो वह महात्मा बन जाती है, नारी बन जाता है। नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। पुरुष आकर्षित होता है स्त्री की ओर जो सर्वांश में स्त्री हो। मालती ने अभी तक मुझे आकर्षित नहीं किया। मैं आपसे किन शब्दों में कहूँ कि स्त्री मेरी नज़रों में क्या है। संसार में जो कुछ सुंदर है उसी की प्रतिमा को मैं स्त्री कहता हूँ। मैं उससे यह आशा रखता हूँ कि मैं उसे मार ही डालूं तो भी प्रतिहिंसा का भाव उसमें ना आए। अगर मैं उसकी आंखों के सामने किसी स्त्री को प्यार करूं तो भी उसकी ईर्ष्या न जगे। ऐसी नारी पाकर मैं उसके चरणों में गिर पड़ूंगा और उस पर अपने को अर्पण कर दूंगा। मिर्ज़ा ने सिर हिलाकर कहा, ऐसी औरत आपको इस दुनिया में तो शायद ही मिले। मेहता ने हाथ मारकर कहा, एक नहीं हज़ारों, वरना दुनिया वीरान हो जाती। ऐसी एक ही मिसाल दीजिए। मिसेस खन्ना को ही ले लीजिए। लेकिन खन्ना खन्ना अब आगे हैं जो हीरा पाकर कांच का टुकड़ा समझ रहे हैं। सोचिए कितना त्याग और उसके साथ ही कितना प्रेम। खन्ना के रूपासक्त मन में शायद उसके लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं, लेकिन आज खन्ना पर कोई आगत आ जाए तो वह अपने को उन पर न्यौछावर कर देगी। खन्ना आज अंधे या कोड़ी हो जाए तो भी वह उसकी वफादारी में फ़र्क न आएगा। अभी खन्ना उसकी कद्र नहीं कर रहे, मगर आप देखेंगे एक दिन यही खन्ना उसके चरण धो धो कर पिएगा। मैं ऐसी बीवी नहीं चाहता जिससे मैं आइंस्टाइन के सिद्धांत पर बहस कर सकूं या जो मेरी रचनाओं के प्रूफ देखा करे। मैं ऐसी औरत चाहता हूं जो मेरे जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दे अपने प्रेम और त्याग से। खुर्शीद ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए जैसे कोई भूली हुई बात याद करके कहा,
आपका ख्याल बिल्कुल ठीक है मिस्टर मेहता। ऐसी औरत अगर कहीं मिल जाए तो मैं भी शादी कर लूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि मिले। मेहता ने हंसकर कहा, आप भी तलाश में रहिए, मैं भी तलाश में हूँ। शायद कभी तकदीर जागे। मगर मिस मालती आपको छोड़ने वाली नहीं। कहिए, लिख दूँ? ऐसी औरत से मैं केवल मनोरंजन कर सकता हूँ, ब्याह नहीं। ब्याह तो आत्मसमर्पण है। अगर ब्याह आत्मसमर्पण है तो प्रेम क्या है? प्रेम जब आत्मसमर्पण का रूप लेता है तभी ब्याह है, उसके पहले अय्याशी है। मेहता ने कपड़े पहने और विदा हो गए। शाम हो गई थी। मिर्ज़ा ने जाकर देखा तो गोबर अभी तक पेड़ों को सींच रहा था। मिर्ज़ा ने प्रसन्न होकर कहा, जाओ अब तुम्हारी छुट्टी है, कल फिर आओगे? गोबर ने कातर भाव से कहा, मैं कहीं नौकरी करना चाहता हूँ मालिक। नौकरी करना है तो हम तुम्हें रख लेंगे। कितना मिलेगा हुजूर? जितना तुम मांगे। मैं क्या मांगूँ, आप जो चाहे दे दे। हम तुम्हें 15 रुपए देंगे, खूब कस कर काम लेंगे। गोबर मेहनत से नहीं डरता, उसे रुपए मिले तो वह आठों पहर काम करने को तैयार है। 15 रुपए मिले तो वह क्या पूछना, वह तो प्राण भी दे देगा। बोला, मेरे लिए कोठरी मिल जाए, वहीं पड़ा रहूँगा। हाँ हाँ, जगह का इंतज़ाम मैं कर दूंगा। इसी झोपड़ी में एक किनारे तुम भी पड़े रहना। गोबर को जैसे स्वर्ग मिल गया। भाग 14। होरी की फसल सारी की सारी डांड में भेंट हो चुकी थी। वैशाख तो किसी तरह कटा, मगर जेठ लगते लगते घर में अनाज का एक दाना न था। 5-5 पेट खाने वाले और घर में अनाज न दारद। 2 जून न मिले, 1 जून तो मिलना ही चाहिए। भर पेट ना मिले, आधा पेट तो मिले। निराहार कोई के दिन रह सकता। उधार ले तो किससे? गांव के छोटे बड़े महाजनों से तो मुंह चुराना पड़ता है। मजदूरी भी करे तो किसकी? जेठ में अपना ही काम ढेरों था। ऊख की सिंचाई लगी हुई थी, लेकिन खाली पेट मेहनत भी कैसे हो। सांझ हो गई, छोटा बच्चा रो रहा है। माँ को भोजन ना मिले तो दूध कहाँ से निकले। सोना परिस्थिति समझती थी, मगर रूपा क्या समझे। बार बार रोटी रोटी चिल्ला रही थी। दिन भर तो कच्ची अमियाँ से जी बहला, मगर अब तो कोई ठोस चीज़ चाहिए। होरी दुलारी सहुआइन से अनाज उधार मांगने गया था, पर वह दुकान बंद करके पैठ चली गई थी। मंगरू शाह ने केवल इनकार ही नहीं किया, लताड़ भी दी। उधार मांगने चले हैं, 3 साल से धेला सूद नहीं दिया, उस पर उधार दिए जाओ। अब आकबत में देंगे, खोटी नीयत हो जाती है तो यही हाल होता है। भगवान से भी यह अनीति नहीं देखी जाती। कारकुन की डांट पड़ी तो कैसे चुपके से रुपये उगल दिए। मेरे रुपये रुपये नहीं, और मेहरिया है कि उसका मिजाज ही नहीं मिलता। वहां से रुआसा होकर उदास बैठा था कि पुन्नी आग लेने आई। रसोई के द्वार पर जाकर देखा तो अंधेरा पड़ा हुआ। बोली, आज रोटी नहीं बना रही हो क्या भाभी जी? अब तो बेला हो गई। जब से गोबर भागा था, पुन्नी और धनिया में बोलचाल हो गई थी। होरी का एहसान भी मानने लगी थी। हीरा को अब वह गालियां देती थी। हत्यारा, गौ हत्या करके भागा, मुंह में कालीक लगी है, घर कैसे आए? और आए भी तो घर के अंदर पाँव न रखने दूं। गौ हत्या करते इसे लाज भी ना आई। बहुत अच्छा होता, पुलिस बांध कर ले जाती और चक्की पिसवाती। धनिया कोई बहाना न कर सकी। बोली, रोटी कहाँ से बने, घर में दाना तो है ही नहीं। तेरे महतों ने बिरादरी का पेट भर दिया, बाल बच्चे मरे या जीवे, अब बिरादरी झांकती तक नहीं। पुनिया की फसल अच्छी हुई थी और वह स्वीकार करती थी कि यह होरी का पुरुषार्थ है। हीरा के साथ कभी इतनी बरकत न हुई थी। बोली, अनाज मेरे घर से क्यों नहीं मंगवा लिया? वह भी तो महतों की ही कमाई है कि किसी और की। सुख के दिन आए तो लड़ लेना, दुख तो साथ रोने ही से कटता है। मैं क्या ऐसी हंदी हूँ कि आदमी का दिल नहीं पहचानती? महतों ने न संभाला होता तो आज मुझे कहाँ शरण मिलती। वह उल्टे पांव लौटी और सोना को भी साथ लेती गई। एक क्षण में 2 डल्ले अनाज भर लाकर आंगन में रख दिए। 2 मन से कम जो न था। धनिया अभी कुछ कहने न पाई थी कि वह फिर चल दी और एक क्षण में एक बड़ी सी टोकरी अरहर की दाल से भरी हुई लाकर रख दी और बोली, चलो मैं आग जलाई देती हूँ। धनिया ने देखा तो जौ के ऊपर एक छोटी सी डलिया में 4-5 सेर आटा भी था। आज जीवन में पहली बार वह परास्त हुई। आंखों में प्रेम और कृतज्ञता के मोती भरकर बोली, सबका सब उठा लाई कि घर में कुछ छोड़ा, कहीं भागा जाता था। आंगन में बच्चा खटोले पर पड़ा रो रहा था। पुनिया ने उसे गोद में लेकर दुलारती हुई बोली, तुम्हारी दया से अभी बहुत है भाभी जी। 15 मन जो हुआ है, 10 मन गेहूँ, 5 मन मटर हुआ है। तुमसे क्या छिपाना है। दोनों घरों का काम चल जाएगा। 2-3 महीने में फिर मकई हो जाएगी। आगे भगवान मालिक है। झुनिया ने आकर आंचल से छोटी सास के चरण छुए।
पुनिया ने असीस दिया। सोना आग जलाने चली। रूपा ने पानी के लिए कलसा उठाया। रुकी हुई गाड़ी चल निकली। जल के अवरोध के कारण जो चक्कर था, फेन था, शोर था, गति की तीव्रता थी, वह अवरोध से के हट जाने से शांत मधुर ध्वनि के साथ सम धीमी एक रस धार में बहने लगी। पुनिया बोली, महतो को डांट देने की ऐसी जल्दी क्या पड़ी थी? धनिया ने कहा, बिरादरी में सुरखरू कैसे होते? भाभी बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। कह, बुरा क्यों मानूंगी? न कहूँगी, कहीं तुम बिगड़ने न लगो। कहती हूँ, कुछ न बोलूँगी, कह तो। तुम्हें झुनिया को घर में न रखना चाहिए था। तब क्या करती? वह डूब मरती। मेरे घर में रख देती, तब तो कोई कुछ न कहता। यह तो तू आज कहती है, उस दिन भेज देती तो झाड़ू लेकर दौड़ती। इतने खर्च में तो गोबर का ब्याह हो जाता। होनहार को कौन टाल सकता है पगली? अभी इतने ही से गला न छूटा। भोला अब अपनी गाय के दाम मांग रहा है। तब तो गाय दी थी कि मेरी सगाई कहीं ठीक कर दो। अब कहता है मुझे सगाई नहीं करनी, मेरे रुपये दे दो। उसके दोनों बेटे लाठी लिए फरते हैं, हमारा कौन बैठा है जो उससे लड़े? इस सत्यानाशी गाय ने आकर घर चौपट कर दिया। कुछ और बातें करके पुनिया आग लेकर चली गई। होरी सब कुछ देख रहा था। भीतर आकर बोला, पुनिया दिल की साफ है। हीरा भी तो दिल का साफ था। धनिया ने अनाज तो रख लिया था, पर मन में लज्जित और अपमानित हो रही थी। यह दिनों का फेर है कि आज उसे यह नीचा देखना पड़ा। तो किसी का ओसान नहीं मानती, यही तुझ में बुराई है। ओसान क्यों मानूं? मेरा आदमी उसकी गृहस्थी के पीछे जान नहीं दे रहा है। फिर मैंने दान थोड़े ही लिया है, उसका एक एक दाना भर दूंगी। मगर पुनिया अपनी जिठानी के मनोभाव समझ कर भी होरी का एहसान चुकाती जाती थी। जब अनाज चुक जाता, मंदोमंद दे जाती, मगर जब चौमासा आ गया और वर्षा न हुई तो समस्या अत्यंत जटिल हो गई। सावन का महीना आ गया और बगुले उठ रहे थे। कुओं का पानी भी सूख गया था और ऊख ताप से जली जा रही थी। नदी से थोड़ा थोड़ा पानी मिलता था, मगर उसके पीछे आए दिन लाठियां निकलती थी। यहाँ तक कि नदी ने भी जवाब दे दिया। जगह जगह चोरियां होने लगी, डाके पड़ने लगे। सारे प्रांत में हाहाकार मच गया। बारिश कुशल हुई कि भादों में वर्षा हो गई और किसानों के प्राण हरे हुए। कितना उत्साह था उस दिन। प्यासी पृथ्वी जैसे अघाती ही न थी और प्यासे किसान ऐसे उछल रहे थे मानो पानी नहीं अशर्फियाँ बरस रही हों। बटोर लो जितना बटोरते बने। खेतों में जहाँ बगुले उठते थे वहाँ हल चलने लगे। बाल वृंद निकल निकल कर तालाबों और पोखरों और गढ़ियों का मुआयना कर रहे थे। ओहो, तालाब तो आधा भर गया और वहाँ से गड़ैया की तरफ दौड़े। मगर अब कितना ही पानी बरसे, ऊख तो विदा हो गई। एक एक हाथ की हो के रह जाएगी। मक्का और ज्वार और कोदो से लगान थोड़े ही चुकेगा। महाजन का पेट थोड़े ही भरा जाएगा। हाँ, गौओं के लिए चारा हो गया और आदमी जी गया। जब माघ बीत गया और भोला के रुपए न मिले तो एक दिन में झलाया हुआ होरी के घर आ धमका और बोला, यही है तुम्हारा कौल? इसी मुंह से तुमने ऊख पेर कर मेरे रुपये देने का वादा किया था। अब तो ऊख पेर चुके, लाओ रुपये मेरे हाथ में। होरी जब अपने विपत्ति सुनाकर और सब तरह की चिरोरी करके हार गया और भोला द्वार से न हटा तो उसने झुल्ला कर कहा, तो मैं तो इस वक्त तो मेरे पास रुपए नहीं हैं और न मुझे कहीं उधार ही मिल सकता है। मैं कहाँ से लाऊं? दाने दाने की तंगी हो रही है। विश्वास ना हो, घर में आकर देख लो, जो कुछ मिले उठा ले जाओ। भोला ने निर्मम भाव से कहा, मैं तुम्हारे घर में क्यों तलाशी लेने जाऊं? और ना मुझे इससे मतलब है कि तुम्हारे पास रुपया है या नहीं। तुमने ऊख पेर कर रुपये देने को कहा था। ऊख पेर चुके, अब रुपये मेरे हवाले करो। तो फिर जो कहो वह करूं। मैं क्या कहूं? मैं तुम्हीं पर छोड़ता हूँ। मैं तुम्हारे दोनों बैल खोल ले जाऊंगा। होरी ने उसकी ओर विस्मय भरी आंखों से देखा, मानो अपने कानों पर विश्वास न आया हो। फिर हतबुद्धि सा सिर झुकाकर रह गया। बोला, क्या उसे भिखारी बनाकर छोड़ देना चाहता है? दोनों बैल चले गए तब तो उसके दोनों हाथ ही कट जाएंगे। दीन स्वर में बोला, दोनों बैल ले लोगे तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। अगर तुम्हारा धर्म यही कहता है तो खोल ले जाओ। तुम्हारे बनने बिगड़ने की मुझे परवाह नहीं है। मुझे अपने रुपये चाहिए, और जो मैं कह दूं मैंने रुपये दे दिए। भोला सन्नाटे में आ गया। उसे अपने कानों पर विश्वास न आया। होरी इतनी बड़ी बेईमानी कर सकता है? यह संभव नहीं। उग्र होकर बोला, अगर तुम हाथ में गंगा जी लेकर कह दो कि मैंने रुपये दे दिए तो सब्र कर लूँगा। कहने का मन तो चाहता है, मरता क्या
न करता, लेकिन कहूँगा नहीं। तुम कह ही नहीं सकते? हाँ भैया, मैं नहीं कह सकता, हंसी कर रहा था। एक क्षण तक वह दुविधा में पड़ा रहा, फिर बोला, तुम मुझसे इतना वैर क्यों पाल रहे हो भोला भाई? जुनिया मेरे घर में आ गई तो मुझे कौन सा सरग मिल गया? लड़का अलग हाथ से गया, 200 रुपये डांड अलग भरना पड़ा। मैं तो कहीं का ना रहा, और अब तुम भी मेरी जड़ खोद रहे हो। भगवान जानते हैं, मुझे बिल्कुल ना मालूम था कि लोंडा क्या कर रहा है। मैं तो समझता था गाना सुनने जाता होगा। मुझे तो उस दिन पता चला जब आधी रात को झुनिया घर में आ गई। उस वक़्त मैं घर में न रखता तो सोचो कहाँ जाती, किसकी होकर रहती। झुनिया बरोठे के द्वार की पर छिपी खड़ी यह बातें सुन रही थी। बाप को अब वह बाप नहीं, शत्रु समझती थी। डरी कहीं होरी बैलों को न दे। जाकर रूपा से बोली, अम्मा को जल्दी बुला ला, कहना बड़ा काम है, विलम्ब न करो। धनिया खेत में गोबर फेंकने गई थी। बहू का संदेश सुना तो आकर बोली, काहे बुलाया है बहू? मैं तो घबरा गई। काका को तुमने देखा है ना? हाँ देखा, कसाई की तरह द्वार पर बैठा है। मैं तो बोली भी नहीं। हमारे दोनों बैल मांग रहे हैं दादा से। धनिया के पेट की आंतें भीतर सिमट गई। दोनों बैल मांग रहे हैं? हाँ, कहते हैं या तो हमारे रुपए दो या हम दोनों बैल खोल ले जाएंगे। तेरे दादा ने क्या कहा? उन्होंने कहा तुम्हारा धर्म कहता हो तो खोल ले जाओ, तो खोल ले जाए, लेकिन इसी द्वार पर आकर भीख न मांगे तो मेरा नाम पर थू देना। हमारे लहू से उसकी छाती जुड़ाती हो तो जुड़ा ले। वह इसी तैश में बाहर आकर होरी से बोली, मैं तो दोनों बैल मांग रहे हैं तो दे क्यों नहीं देते? उनका पेट भरे, हमारा भगवान मालिक है, हमारे हाथ तो नहीं काट लेंगे। अब तक अपनी मजदूरी करते थे, अब दूसरों की मजदूरी करेंगे। भगवान की मर्जी होगी तो फिर बैल बधिये हो जाएंगे, और मजदूरी ही करते रहे तो कौन बुराई है। बड़े सूखे और पोत लगान का बोझ न रहेगा। मैं न जानती थी यह हमारे बैरी हैं, नहीं गाय लेकर अपने सर पर विपत्ति क्यों लेती। उस निगोड़ी का पोरा जिस दिन से आया, घर तहस नहस हो गया। भोला ने अब तक जिस शस्त्र को छुपा रखा था, अब उसे निकालने का अवसर आ गया। उसे विश्वास हो गया बैलों के सिवा इन सब के पास कोई अवलंब नहीं। बैलों को बचाने के लिए ये लोग सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। अच्छा निशानेबाज की तरह मन को साध कर बोला, अगर तुम चाहते हो कि हमारी बेइज्जती हो और तुम चैन से बैठो तो यह ना होगा। तुम अपने 100-200 के रोते हो, यहाँ लाख रुपए की आबरू बिगड़ जा गई। तुम्हारी कुशल इसी में है कि जैसे झुनिया को घर में रखा वैसे ही घर से निकाल दो, फिर ना हम बैल मांगेंगे न गाय का दाम मांगेंगे। उसने हमारी नाक कटवाई है तो मैं भी उसे ठोकरे खाते देखना चाहता हूँ। वह यहाँ रानी बनी बैठी है और हम मुख में कालिख लगाए उसके नाम को रोते रहे। यह मैं नहीं देख सकता। वह मेरी बेटी है, मैंने उसे गोद में खिलाया है और भगवान साखी है, मैंने उसे कभी बेटों से कम नहीं समझा। लेकिन आज उसे भीख मांगते और घूर पर दाने चुनते देखकर मेरी छाती शीतल हो जाएगी। जब बाप होकर मैंने अपना हृदय इतना कठोर बना लिया, तब सोचो मेरे दिल पर कितनी बड़ी चोट लगी होगी। इस मुंहजली ने 7 पुस्त का नाम डुबो दिया और तुम उसे घर में रखे हुए हो। यह मेरी छाती पर मूंग दलना नहीं तो और क्या है? धनिया ने जैसे पत्थर की लकीर खींचते हुए कहा, तो मैं तो मेरी भी सुन लो। जो बात तुम चाहते हो वह न होगी, 100 जन्म न होगी। जुनिया हमारी जान के साथ है। तुम बैल ही तो ले जाने को कहते हो, ले जाओ। अगर इससे तुम्हारी कटी हुई नाक जुड़ती हो तो जोड़ लो, पुरखों की आबरू बचती हो तो बचा लो। जुनिया से बुराई ज़रूर हुई। जिस दिन उसने मेरे घर में पाँव रखा मैं झाड़ू लेकर मारने को उठी थी, लेकिन जब उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे तो मुझे उस पर दया आ गई। तुम अब बूढ़े हो गए हो, मैं तो, पर आज भी तुम्हें सगाई की धुन सवार है, फिर वह तो अभी बच्चा है। भोला ने अपील भरी आंखों से होरी को देखा। सुनते हो होरी इसकी बातें? अब मेरा दोस्त नहीं, मैं बिना बैल लिए ना जाऊंगा। होरी ने दृढ़ता से कहा, ले जाओ, फिर रोना मत कि मेरे बैल खोल ले गए। नहीं रोऊंगा। भोला बैलों की पगहिया खोल ही रहा था कि झुनिया चकित्योद्धार साड़ी पहने बच्चे को गोद में लिए बाहर निकल आई और कंपित स्वर में बोली, काका लो, मैं इस घर से निकल जाती हूँ और जैसी तुम्हारी मनोकामना है उसी तरह भीख मांगकर अपना और अपने बच्चे का पेट पालूंगी, और जब भीख न मिलेगी तो कहीं डूब मरूंगी। भोला खिसिया कर बोला,
दूर हो मेरे सामने से, भगवान न करे मुझे फिर तेरा मुंह देखना पड़े, कुलच्छनी, कुल कलंकनी कहीं की। अब तेरे लिए डूब मरना ही उचित है। जुनिया ने उसकी ओर ताका भी नहीं। उसमें वह क्रोध था जो अपने को खा जाना चाहता था, जिसमें हिंसा नहीं आत्मसमर्पण है। धरती इस वक्त मुंह खोलकर उसे निगल लेती तो वह कितना धन्य मानती। उसने आगे कदम उठाया, लेकिन वह 2 कदम भी न गई थी कि धनिया ने दौड़कर उसे पकड़ा और हिंसा भरे स्नेह से बोली, तू कहाँ जाती है बहू? चल घर में, ये तेरा घर है। हमारे जीते भी और हमारे मरने के पीछे भी। डूब मरे वह जिसे अपने संतान से बैर हो। इस भले आदमी को मुंह से ऐसी बात कहते लाज नहीं आती? मुझ पर दोष जमाता है नीच। ले जा, बैलों का रक्त पी। जुनिया रोती हुई बोली, अम्मा, जब अपना बाप होके मुझे धिक्कार रहा है तो मुझे डूब ही मरने दो। मुझे अभाग्नि के कारण तो तुम्हें दुख ही मिला। जब से आई तुम्हारे घर मिट्टी में मिल गया। तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा, माँ भी न रखती। भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। धनिया उसको अपनी ओर खींचती हुई बोली, यह तेरा बाप नहीं, तेरा बैरी है, हत्यारा। माँ होती तो अलबत्ते उसे कलंक होता। ला सगाई मेहरिया जूतों से न पीटे तो कहना। जुनिया सास के पीछे पीछे घर में चली। उधर भोला ने जाकर दोनों बैलों को खूंटों से खोला और हाँकता हुआ घर चला, जिसे किसी नेवते में जाकर पूरियों के बदले जूते पड़े हों। अब करो खेती और बजाओ बंसी, मेरा अपमान करना चाहते हैं सब, न जाने कब का बैर निकाल रहे हैं। नहीं, ऐसी लड़की को कौन भला आदमी अपने घर में रखेगा। सबके सब बेशरम हो गए हैं। लोंडे का कहीं ब्याह न होता था इसी से। और इस नान जुनिया की डिढ़ाई देखो कि आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। दूसरी लड़की होती तो मुंह न दिखाती। आंखों का पानी मर गया। सबके सब दुष्ट और मूर्ख भी हैं। समझते हैं दुनिया अब हमारी हो गई। यह नहीं समझते जो अपने बाप के घर न रही वह किसी के घर न रहेगी। समय खराब है। नहीं, बीच बाजार में इस चुड़ैल धनिया के झोंटे पकड़कर घसीटता मुझे कितनी गालियां देती थी। फिर उसने दोनों बैलों को देखा, कितने तैयार हैं, अच्छी जोड़ी है, जहाँ चाहूँ 100 रुपये में बेच सकता हूँ। मेरे 80 रुपये खरे हो जाएंगे। अभी वह गांव के बाहर भी न निकला था कि पीछे से दातादीन, पटेश्वरी, शोभा और 10-20 आदमी और दौड़े आते दिखाई दिए। भोला का लहू सर्द हो गया। फौजदारी हुई, बैल भी छीन जाएंगे, मार भी पड़ेगी। वह रुक गया। कमर कसकर, मरना ही है तो लड़कर मरेगा। दातादीन ने समीप आकर कहा, यह तुमने क्या अनर्थ किया भोला? उसके बैल खोल लाए। वह कुछ बोला नहीं, इसी से शेर हो गए। सब लोग अपने अपने काम में लगे थे, किसी को खबर भी न हुई। होरी ने जरा सा इशारा कर दिया होता तो तुम्हारा एक एक बाल नुच जाता। भला चाहते हो तो ले जाओ बैल, जरा भी भलमनसी नहीं है तुमने। पटेश्वरी बोले, यह उसके सीधेपन का फल है। तुम्हारे रुपए उस पर आते हैं तो जाकर दीवानी में दावा करो, डिग्री कराओ। बैल खोल लाने का तुम्हें क्या अख्तियार है? अभी फौजदारी में दावा कर दे तो बंदे बंदे फिरो। भोला ने दबकर कहा, तो लाला साहब, हम कुछ ज़बरदस्ती थोड़े ही खोल लाए, होरी ने खुद दिए। पटेश्वरी ने भोला से कहा, तुम बैलों को लौटा दो भोला। किसान अपने बैल खुशी से देगा कि इन्हें हल में जोतेगा। भोला बैलों के सामने खड़ा हो गया। हमारे रुपए दिलवा दो। हमें बैलों को लेकर क्या करना है? हम बैल लिए जाते हैं, अपने रुपए के लिए दावा करो और नहीं तो मार कर गिरा दिए जाओगे। रुपए दिए थे नकद तुमने। एक कुलच्छनी गाय बेचारे के सर मर दी और अब उसके बैल खोल लिए जाते हो। भोला बैलों के सामने से न हटा, खड़ा रहा गुमसुम दृढ़, मानो मर कर ही हटेगा। पटवारी ने दलील करके वह कैसे पेश पाता। दादादीन ने एक कदम आगे बढ़ाकर अपनी झुकी कमर को सीधा करके ललकारा, तुम सब खड़े ताकते क्या हो? मार के भगा दो इसको, हमारे गांव से बैल खोल ले जाएगा। बंसी बलिष्ठ युवक था। उसने भोला को जोर से धक्का दिया। भोला संभल न सका, गिर पड़ा। उठना चाहता था कि बंसी ने फिर से घूसा दिया। होरी दौड़ता हुआ आ रहा था। भोला ने उसकी ओर 10 कदम बढ़कर पूछा, ईमान से कहना होरी महतो, मैंने बैल जबरदस्ती खोल लिए? दादादीन ने इसका भावार्थ किया, यह कहते हैं कि होरी ने अपनी खुशी से बैल मुझे दे दिए। हम ही को उल्लू बनाते हो? होरी ने सकुचाते हुए कहा, यह मुझसे कहने लगी, या तू जुनिया को घर से निकाल दे या मेरे रुपए दे, नहीं तो मैं बैल खोल ले जाऊंगा। मैंने कहा, मैं बहू को तो ना निकालूंगा, ना मेरे पास रुपए हैं। अगर तुम्हारा धर्म कहे तो बैल खोल लो। बस मैंने इनके धर्म पर छोड़ दिया और इन्होंने बैल खोल लिए। पटेश्वरी ने मुंह लटकाकर कहा, जब तुमने धर्म पर छोड़ दिया तब काहे की ज़बरदस्ती? उसके धर्म ने कहा, लिया जाता हूँ, जाओ भैया, बैल तुम्हारे हैं। दातादीन ने समर्थन किया, हाँ, जब धर्म की बात आ गई तो कोई क्या कहे। सब के सब होरी को तिरस्कार की आंखों से देखते परास्त होकर लौट पड़े और विजय भोला शान से गर्दन उठाए बैलों को ले जाए।